नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे। आर तूफान में आपका स्वागत है। आज दो राजनीतिक जानकार कह लीजिए या ऐसे ऑलराउंडर हर फॉर्मूला हैं। ये लोग पढ़ाई के मामले में किसी भी विषय पे इन लोगों से अगर चर्चा किया है तो अच्छा ज्ञान रखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। अभिषेक जी हैं और अविनाश जी हैं। आज दोनों को अपने स्टूडियो में विशेष निमंत्रण करके बुलाए हैं वक्फ बोर्ड पे चर्चा के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कब बना, क्यों बना, क्या घाटा है, क्या नफा है। सर, आप दोनों का मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, आपसे शुरू करते हैं। सर, वक्फ बोर्ड क्यों बना और कब बना? वक्फ बोर्ड की बात करें तो 1954 में बना था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इसका इसलिए बनाने का उद्देश्य ये था कि जो मुसलमान जो विभाजन होकर गए थे उनकी संपत्ति के संरक्षण के लिए जी। और इसके बारे में और जानने के लिए जान सकते हैं कि 1995 में इसका संशोधन भी हुआ है, जिसमें नरसिंह राव सरकार प्रधानमंत्री थे। उस संशोधन में ये किया गया था कि उसके कार्य शक्ति का इजाफा किया गया कि क्या ये अगर शक्ति प्रदान, शक्ति उसको मतलब ऑथराइज किया गया कि अब भाई तुम अब कुछ भी कर सकते हो अपने मनमानी। जैसे उसमें दो किया गया, आर्टिकल 40 में अगर बात किया जाए तो उसमें है कि वक्फ बोर्ड तय करेगा कि ज़मीन किसकी है और उसका सर्वेयर तय करेगा कि ज़मीन किसकी है। अगर आप हमारे जोत कब्जा में या हम उसको अपने रखें तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। आपको साबित करना है कि आपका है कि नहीं, वो तो दावा कर देगा। वक्फ बोर्ड केवल दावा करेगा कि मेरा जमीन है। अब आप सब सिविल कोर्ट में नहीं कर सकते ये सब, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। तो सर, अगर गांव के हम लोग जैसे लोग या गांव से जो लोग गरीब लोग हैं उस पर अगर वक्फ बोर्ड कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट तो जानता भी नहीं, दिल्ली जा भी नहीं पाएगा, उसका कैसे होगा? ये बना इसीलिए है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं उनको कुछ नहीं, उनका कुछ वैल्यू नहीं इसमें, ये दावा कर देगा। अभी देखिए उसमें आर्टिकल 1995 में संशोधन हुआ था, उसी में 3R में आई है। उसमें ये है कि अगर मुस्लिम समुदाय, अगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए ज़मीन पाक है, मजहबी है, तो उसको अपना अधिकारित कर सकता है। अभिषेक सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आम पब्लिक गांव के अगर गरीब किसी की जमीन पे वक्फ बोर्ड दावा कर दिया, वह दिल्ली के बारे में जानता तक नहीं है। आज भी गांव में एक खिस्सा है कि दिल्ली बड़ा दूर है, तो दिल्ली जाएगा कैसे सुप्रीम कोर्ट तक? इस पे जी, ये है कि बहुत ही सोचनीय है कि ऐसा कानून हमारे यहाँ और ऐसा वक्फ बोर्ड हमारे यहाँ कैसे होगा, जबकि जो अपना देश है भारत, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान के अनुसार चलने वाला देश है। अभी हाल ही में एक न्यूज आया था, तमिलनाडु के किसी गांव में कोई जो एक आदमी था, उसे किसी ज़रूरत के कारण वो अपना ज़मीन बेचने गया, तो उसे पता चला कि वक्फ बोर्ड ने इस पे दावा किया गया है और वो उसे बेच भी नहीं सकता, ना ही उसका वो अब मालिकाना हक जमा सकता है। और विडम्बना ये है कि उस गांव के 95% लोग हिंदू हैं जी। और वहाँ पे एक जो मंदिर है वो कहा जाता है कि 1500 साल पुराना मंदिर है। मंदिर 1500 साल जी। और भारत में जो आगमन है इस्लाम का, वो 1500 साल भी नहीं है जो भारत में इस्लाम का आगमन हुआ है। मोटा मोटी 700 के आसपास में आगमन हुआ है और उतना पुराना भी नहीं है। फिर ये सोचने वाली बात है कि कैसे उस पर दावा हो गया वक्फ बोर्ड का। तो मोटा मोटी ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि इस वक्फ बोर्ड और इसकी जो असीमित शक्तियाँ हैं, इसका उपयोग आम जन को या फिर दुरुपयोग पॉसिबल है, जिसमें आम जन को दिक्कतें आ सकती हैं और आ भी रही हैं। बिहार में भी ऐसे मामले आए हुए हैं जिससे हमें जानकारी मिल रही है कि इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, रक्षा और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा ये ऐसा संस्था है जिसके पास देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पास जो ज़मीनें हैं उसमें ऐसे बहुत सी सारी संपत्तियां और जो ज़मीनें हैं उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी इनके पास में नहीं है, बस दावा किया हुआ है और कब्जाया हुआ है, ऐसा सीन है। सर अविनाश सर, तो क्या हम इस पे बात कर सकते हैं कि जो शक्तियां उनको प्रदान की गई, कांग्रेस सरकार थी, बना तभी कांग्रेस सरकार थी, संशोधन हुआ है सारी कांग्रेस 2013 में भी हुआ है, उसमें असीमित शक्तियां दी गई, स्वायत्तता दिया गया कि ये सब पूर्ण स्वायत्तता आपको दी जा रही है कि आप पूरी अधिकारिता रूप से आप कह सकते हैं कि ये मेरी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सर, तो क्या आप अविनाश जी सहमत हैं कि वो जो 13 में हुआ या फिर वक्फ बोर्ड जो बना है वो आम जन को परेशान करता है? जी, एकदम सहमत है। और ये एक तरफा कानून है। आप ये देखिएगा, अपने देश में किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा समान कानून नहीं है।
जी। तो इसकी मंशा पर सवाल उठाया जा सकता है कि आखिर ये बना क्यों और इसे इतनी शक्तियां दी क्यों गई हैं। और अगर हम और देखें, ग्लोबली देखें, तो दूसरा ऐसा कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड हो और उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त हों। जी इसके जो सेक्शंस हैं जो बहुत ही जैसे कि अविनाश जी ने बताया, जी। पहला सेक्शन है 3R। जी। वो ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड सोच ले जी। कि ये मुस्लिम की जमीन है, वो उस पर दावा कर सकता है। जी एक दूसरा सेक्शन है सेक्शन 85। वो ये कहता है कि अगर आप साबित नहीं कर पाए और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने पास कर दिया कि ये जमीन जो हमारी है, जी। तो आप उसका जो चैलेंज है सिविल कोर्ट में नहीं कर पाइएगा। सिविल कोर्ट में आप जा भी नहीं सकते। नहीं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जी और एक और सेक्शन है जैसे कि अविनाश जी ने बताया, सेक्शन 40। जी वो तो ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये जमीन उसकी है, जी। तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको अपने से साबित करना है कि ये जमीन आपकी है। तो सर क्या कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक जो है, इनको हम संविधान विद्रोही भी कह सकते हैं? जो संविधान के जो लोग रोज चिल्लाते हैं, राहुल गांधी जी संसद में खड़ा होकर संविधान दिखाते हैं और संविधान के खिलाफ लोग रोज काम कर रहे हैं। जी, ये एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि विचित्र बात है कि इससे देश के सारे जनता परेशान होगी। अगर कोई ये कह रहा है या फिर कोई इसका समर्थन कर रहा है, तो इसे सोचना चाहिए कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये सबके लिए ये कानून गलत है। आज अगर कम है तो कहीं अगर आगे चल के बहुत सारी चीज़ों पर वक्फ बोर्ड या फिर उसके लोग गलत दावा कर सकते हैं। जैसे हमारे शैक्षणिक संस्थान हो गए, हमारे रक्षा के संस्थान हो गए, हमारे रेलवेज हो गई, आपकी ज़मीन हो गई। तो इसका सबको साथ मिलकर इसका अपोज करना चाहिए। जो भी इसमें जो विवादास्पद सेक्शंस लाए गए हैं उनका उचित उसको संशोधित किया जाए, जिससे आम जन को कोई दिक्कतें ना हो। तो अविनाश सर, क्या राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसके बिल्कुल। समर्थन में है? रोटी सेकने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए। अभी आप देखिए 8.7 लाख अचल संपत्तियां हैं इसकी। इतनी संपत्ति उसके नाम पे है। 9.4 लाख एकड़ उसका वो एकड़ जमीन कब्जा हुआ। तो थोड़ा सा हिंदी में बता दे क्या कितना है? मैं 9.5 लाख के करीब जी। एकड़ जमीन कब्जा किया गया उसका। 9.5 लाख जी एकड़ जी। इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और 12 लाख करोड़ उसकी जमीन जो वैल्यूएशन है उसका, जी। जो कब्जा किया गया 12 लाख करोड़ किसी भी छोटे देश के जीडीपी नहीं जीडीपी नहीं है। जी। कितनी विडंबना है अपने देश में कि जो लोग इसके पक्षधर हैं, आप अगर किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन आपको लगता है कि ना हम कांग्रेस या बीजेपी के विरुद्ध को कांग्रेस के फेवर में या किसी के फेवर में आप बात करते हैं, तो दोनों शिक्षाविद बता रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि कल आपके ऊपर भी आ सकता है। तो राजनीति से दूर हट करके इस पे विचार करना जाए। क्या सर आप इस पर कितना सहमत है? राजनीति से हट के इस पे विचार होना चाहिए? बिल्कुल विचार होना चाहिए। अभी इसका 8 अगस्त को ये संशोधन के लिए पेश किया गया है जी। और किरण रिजिजू ने पेश किया बीजेपी सरकार ने। उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। उसमें जैसे 40 है, आर्टिकल 40 है, 3R है, उसको खारिज करना चाहिए, हटाना चाहिए। सर तो अविनाश सर का क्या बोला आर्टिकल 3R3 जो है क्या बताता है इसमें? तो 3R ये बताता है कि अगर ये वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय जो ये जमीन को, अगर आप ही जहाँ बैठे हो उसको बोल दे कि ये मेरी पाक मजहबी जमीन है, मेरे स्टूडियो को, हाँ, तो उसकी हो जाएगी, उसमें कोई ये नहीं है। मतलब कितनी विडंबना है, जिस जमीन पे मेरे बाबा जी पिताजी सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वक्फ बोर्ड बना नहीं तब से हम रह रहे हैं, और वक्फ बोर्ड आज बोल दिया तो साबित हम ही को करना होगा। हाँ बिल्कुल आपको साबित करना। और सिविल कोर्ट आप जा ही नहीं सकते। सिविल कोर्ट हम जा भी नहीं सकते। आर्टिकल 40 में है कि उसका वक्फ बोर्ड कहेगा कि ये मेरा, आपको साबित करना है कि मेरा वक्फ बोर्ड का नहीं है, उसका सर्वेयर आके साबित। कितनी विडंबना है अपने देश में। दोनों शिक्षाविद को आपने सुन लिया, कितनी बेहतर ढंग से बताया। कहीं आपको प्रॉब्लम लगे तो आप गूगल कर लीजिए, आपके हमको कमेंट करके बताइए। इस बात को हम अपने दोनों शिक्षाविद से पुनः पूछेंगे। आप दोनों का मेरे चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आर तूफान न्यूज।